Hello everyone, welcome to this session from Get My University. इस सेशन में हम लोग आज इंटरैक्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से और एक ऐसे गेस्ट से जो शायद मुझे लगता है जो भी एमबीबीएस के बच्चे हैं जो स्पेशली अब्रॉड पढ़ने जाते हैं या पढ़ने के लिए एस्पायर करते हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे, राइट? बिकॉज आई हैव विद मी अक्षत शाह एंड अक्षत has appeared for FMGE 2020. And let me tell you, I'll be so happy to announce he has scored 224 out of 300, जो अक्षत को टॉप 10 अचीवर्स के अंदर लाते हैं फॉर FMG 2025. एंड द बेस्ट पार्ट वाज ये अक्षत का फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? So एक बहुत ही and Akshat has done his MBBS from Philippines. He has done his education from Emilio Agnoldio College of Medicine, which is based out of Manila. So आज अक्षर को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, टू अंडरस्टैंड हिज स्ट्रैटेजी, हिज जर्नी थ्रू आउट दिस होल फॉरेन मेडिकल एजुकेशन। और उस जर्नी में जो उन्होंने पूरी लाइफ देखी, पढ़ी, समझी, जो उनको फैसिलिटीज मिली या जो फैसिलिटी नहीं मिली, आई थिंक जो भी बच्चे बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं उसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं। सो वेलकम अक्षर, welcome to this very meaningful session and thank you for sparing your time. The pleasure is all mine, sir. So I'll just introduce myself. My name is Dr. Akshat and I recently cleared my June 2026 FMGE, and this was my first attempt and I was able to secure a score of 224 over 300, and I did my MBBS from EAC School of Medicine in the Philippines. So Akshat, first of all, again, I congratulate you for this wonderful performance. कैसा फील होता है? आई एम श्योर अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, यू मस्ट बी getting so many calls from your near ones, dear ones, right? How, as of now, how is your feeling like? What are your fresh feelings which you are going through? I mean, as of now. Sir, honestly, it is difficult to sink in. मुझे तो sink in अभी भी नहीं हो रहा है कि हो गया, it's all over. But it's I can't really describe it in words. But more than being happy, मुझे काफी ज्यादा relief है कि हो गया भाई, वापस ये सब it's too much and it's all over. ऐसे काफी relief feel होता है. More than happy, मैं काफी ज्यादा relieved हूँ कि भाई हो गया, शांति है अब, थोड़े टाइम तो शांति है। बिकॉज अक्षर ये ना बहुत बड़ा एक आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सेल्फ कमिटमेंट भी होती है, प्लस एक बहुत बड़ा बर्डन ऑन द हार्ट भी होता है। क्योंकि जब एक बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, कहीं भी पढ़ता है ना, ही इन्वेस्ट सो मच, ही इन्वेस्ट हिज लाइफ। आई थिंक पूरा जो टीनेज वाला पार्ट है ना, इन्वेस्ट कर देता है। और उसके बाद अगर वो साइकिल घूमती रहती है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, तो मैंने जो फील किया है बाकी बच्चों के साथ, उनकी जो क्यूरियोसिटी है और जो एंथुसियाज्म है ना एफएमजी क्लियर करने का, धीरे धीरे वो डल डाउन होता चला जाता है। I understand. Sir, actually, I'll just say more than that, हमारे माँ बाप के भी तो एस्पिरेशंस है। आप तो जवानी की बात कर रहे हो। मेरे लिए तो वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन वही थी कि मॉम डैड को क्या आंसर दूंगा अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज माय मोटिवेटिंग फैक्टर, एंड दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर वही था कि ये चीजें वापस नहीं पढ़नी मुझे। दैट वाज द ओनली Yeah, मोटिवेटिंग। यस सर। completely agree to this point. Like you have chosen Philippines for your medical यस destination. यस यस सर। Please share. आपने फिलीपींस जब चूज किया था way back when you went for your study abroad, why did you choose this particular country and what were the factors which went into your mind? और आज आपको कैसा लगता है कि जो आपने सोचा था that particular parameters contributed in what Dr. Akshay is today? सर एक्चुअली मैं आपको बोलूँ तो 6 years बैक हमने तो फिलीपींस इसीलिए चूज किया था बिकॉज उसकी एफएमजी पासिंग काफी अच्छी थी, एंड आसपास भी काफी लोग गए थे, मेरे मेरे सीनियर्स और मेरे स्कूल से भी काफी लोग थे जो फिलीपींस गए थे। कॉलेज चॉइस तो वो टाइम पे जो सबसे अच्छी थी मैंने उसी हिसाब से किया था, एंड मोर ओवर एफएमजी की पासिंग परसेंटेज काफी हाई थी। दैट वाज द प्राइमरी एंड द सोल रीजन। मोर देन दैट, क्लाइमेट क्लाइमेट वाज आल्सो अ फैक्टर, क्योंकि मुझसे वो थोड़ा कोल्ड में सरवाइव करना मुश्किल है, मतलब मुझसे थोड़ा नहीं होता वो। एंड जैसे द सिटी आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्लाइमेट है। अगर आप लैटिट्यूडनली देखो ना तो मुंबई और मनीला, कैपिटल ऑफ फिलीपींस, वो ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, सो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। एंड दूसरा, अगर आपका क्लाइमेट सेम है तो लॉजिक तब ऐसा लगता था कि डिजीज पैटर्न भी सेम रहेगा। सो दैट्स द होल एंड सोल रीजन वाई हमने सोचा कि ठीक है, नहीं हुआ इंडिया में गवर्नमेंट में तो आई विल गो देयर एंड स्टडी। सो दैट वाज द होल एंड द सोल रीजन। यस सर।
I mean, coming to the follow-up question on this, naturally, for a student, selection of country is one of the most important factor, right? And Yes, sir. जब भी कोई बच्चा abroad के लिए देखता है, तो there are so many options which are available to him, right? एंड देयर आर सो मेनी डिसाइडिंग फैक्टर्स आल्सो किसी के नेबर्स का फीडबैक होता है किसी के सीनियर्स का फीडबैक होता है कोई ऑनलाइन रिव्यूज के बेसिस पे जाता है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इफ आई से right with respect to education especially because fmg is all about your clinical learning it is about your practicality how you are able to implement your concepts in the examination right Yes. Yes. so Yes, do sir. you feel that college selection really makes a difference especially with regards to their teaching methodology the patient exposure that you get in the hospital or the kind of clinicals or a passive active learning atmosphere जो आप पढ़ते हो वहाँ पे Sir, actually, there are two perspectives to this. मेरे हिसाब से I might be wrong, I might be correct, I don't know. With respect to this FMG thing, पिछले सेशंस में काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरे कंट्रीज से टॉप नॉच रैंक लाए. इट्स नॉट कि एक ही कंट्री से हमेशा आता है, नहीं, रशिया वगैरह से भी काफी बच्चे हैं जो रैंक लाते हैं और उनका भी पासिंग बहुत अच्छा है. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू. मुझे मेरा मेन फैक्टर था कि मुझे लैंग्वेज कोई दूसरी नहीं सीखनी थी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिलीपींस में इंग्लिश लैंग्वेज ही थी हमें. इवन मतलब कोई भी पेशेंट से बात कर लो, एटलीस्ट समझ आ जाती थी इंग्लिश. अगर फ्लुएंटली ना भी बोले बट एटलीस्ट समझ आती थी. उनकी जो लैंग्वेज थी लोकल तगालोग, इंग्लिश तो थी ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज थी तगालोग, वो भी इंग्लिश स्क्रिप्ट की थी. मतलब काफी इंग्लिश वर्ड्स थे उसमें. तो आप थोड़ा बहुत 3-4 महीने हॉस्पिटल में भी काम करो ना, तो आप बेसिक बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी इजीली सीख जाते हैं. तो फॉर मी पर्सनली वो एक लोड कम हो गया. एंड हमारी जो क्लर्कशिप थी फिलीपींस की, मुझे मेरे कॉलेज का 4 मंथ्स ऑफ रोटेशन यहाँ पे था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो वो एक्सपोजर हमें ठीक ठाक मिला था मुझे. ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक ठाक मतलब बेसिक बेसिक चीजें मुझे आ गई थी, जैसे सुचरिंग हो गया. बेसिक चीज है वो तो आनी चाहिए. तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हमें हैंड्स ऑन मिल गया. तो छोटी मोटी चीज, क्योंकि इंडिया में आके इंटर्नशिप करना नहीं करना दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट थोड़ा तो आए. मतलब ग्रेजुएट होके आ रहा हूँ तो कुछ तो मुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो दैट वाज माई होल एंड सोल पर्पस कि ठीक है, बेसिक चीजें अगर आती है तो देर इज नो हम. एंड जो बाकी के 6 मंथ्स थे वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में थे कॉलेज के. हाफ अ मंथ हमारे साइकाइट्री रोटेशन था और 1 मंथ कम्युनिटी विजिट था. तो ओवरऑल बैलेंस्ड था क्लर्कशिप एंड इट वाज ओके. लाइक अच्छा था. आई हैड अ गुड टाइम इन क्लर्कशिप एंड काफी चीजें सीखने मिली. एंड टॉकिंग अबाउट अ हॉस्पिटल रोटेशन भी ठीक ही था सर. मतलब जो हमने थियरी में पढ़ा है, छोटी मोटी चीजें भी देखने मिल जाए ना, तो इट गेट्स इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. मतलब थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है आई वुड से. मतलब मैंने कोई चीज़ थियरी में पढ़ी है, वो याद सपोज़ नहीं हुई, बट मैंने प्रैक्टिकली देखा है ना, तो थोड़ा बहुत याद हो जाता है. तो दैट वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ गुड. आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस उस हिसाब से. दैट्स इट सर. लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था फॉर द क्लर्कशिप पार्ट ऑफ माय कोर्स. naturally your experiences your patient interaction your hospital visits I think those have really given you an impetus आप कहीं ना कहीं उनका input है when you are writing or you are preparing for your fmg examination आई वुड नॉट से बहुत ज़्यादा है, बट डेफिनिटली एक अपर हैंड मिल जाता है. कोई-कोई चीज़ें ऐसी होती है, आपने देखी, एज़ आई सेड, अभी मैं कोई प्लेटफ़ॉर्म पे सपोज़ एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ. कोई चीज़ मैंने शायद टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ी है, बट हॉस्पिटल में सपोज़ देखी है, तो वो ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग. बोलते हैं ना, एजुकेटेड गेस मारने में काफ़ी मदद करता है ये सारी चीज़ें. आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो हॉस्पिटल में, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है. नॉट बहुत ऐसे नहीं, बट थोड़ा-सा एक makes स्टेपिंग थोड़ा-सा, हाँ, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है आपको. एटलीस्ट okay मुझे तो पड़ा था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मुझे so काफ़ी see मतलब when पड़ा. you dr akshat when you talk about fmg examination foreign medical graduate examination एक general perception है this examination is very difficult एंड थ्रू आउट द ईयर्स अगर हम देखते आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो पास परसेंटेज है वो बहुत वेलकमिंग तो नहीं है ऑन एन एवरेज 25-30 ऑन एन एवरेज पास परसेंटेज रहता है और ये बच्चों के बिल्कुल. मन में या उनके पेरेंट्स के मन में डर भी रहता है कि सर सजेस्ट अस द कॉलेज विद गुड पासिंग परसेंटेज एंड अदर थिंग्स नाउ यू हैव स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेरी गुड इन योर एफएमजी एग्जामिनेशन राइट सो आप मुझे बताओ इट इज एक्चुअली दोनों पर्सपेक्टिव हैं क्या एफएमजी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट रहता है पहला या फिर इट इज ऑल अबाउट अ राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करें तो यू कैन सेल इट सर, जो है आई शेयर यू मेरा एक्सपीरियंस आई शेयर.
तो ऑनेस्टली सर, एग्जाम ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट डुएबल, हो जाता है। आप कंसिस्टेंट रहो। इम्प्रेशन ऐसा है कि हम इंडिया आएंगे, 6 मंथ्स तैयारी करेंगे और हो जाएगा। ऐसा सर वो बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि 6 मंथ्स में इट इज इम्पॉसिबल टू कवर। आप कर लोगे बट रिटेन नहीं होता कंटेंट। दैट हैपेंड विथ मी। अगर आप स्टार्टिंग से फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से भी अब थोड़ा थोड़ा चालू करो। मैंने भी थर्ड ईयर से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने तो फिफ्थ ईयर से चालू किया था, फिफ्थ और सिक्स ईयर जब 2 साल बाकी थे ग्रेजुएशन को। मैंने भी काफी लेट स्टार्ट किया था, बट अगर आप पहले से स्टार्ट करते हो, यू विल डेफिनेटली बी ऑन एन अपर हैंड एंड योर चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग द एग्जाम इंक्रीजेस अ लॉट। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब हो जाता है सर। मेरे यू विल बी थ्रिल्ड टू नो, मेरे ऑलमोस्ट सारे बच्चे दोस्त निकले हमारे बैच के, जो मेरे दोस्त थे, मोस्ट ऑफ देम आर थ्रू। मोस्ट ऑफ देम, आई विल नॉट से ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम आर थ्रू। मेरे बैच में से सपोज फॉर एन इंस्टेंस 100 बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 50-55 लोग ने निकाल दिए एग्जाम। ऑलमोस्ट, मतलब परसेंटेज बोल रहा हूँ आप, तो ऐसा नहीं है सर, हो जाता है। आप कंसिस्टेंट रहिए ऑन अ डेली बेसिस। डू एमसीक्यूज। मैंने मेरे क्लर्कशिप के टाइम डेली 150 to 200 एमसीक्यूज करता था और समझता था साथ में। पहले जैसे रट्टा नहीं मार के निकाल सकते, थोड़ा आपको कंसेप्ट्स में डीप घुसना जरूरी है। एंड तो आपने जैसे मुझे एक स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द 4 बिग सब्जेक्ट्स फर्स्ट। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है जैसे पीएसएम है, सर्जरी है, ऑब्जेन गाइनी है, एंड मेडिसिन है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इफ यू आर थरो विद दिस, आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे क्वेश्चन सॉल्व करने, एंड इट इज डुएबल। आप ये 4 सब्जेक्ट्स को मास्टर करो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स लो, तो काफी हद तक चीजें आसान हो जाती है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैंने सबसे पहले यही मेन सब्जेक्ट्स को ही टारगेट किया था, क्योंकि दीज आर लाइक योर ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट्स, द बिग फोर बोलते हैं हम इसे मेडिसिन में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। एंड देन कम्स योर पैथो माइक्रो फार्मा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से करते हो वर्ड टू वर्ड और कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहते, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। एंड स्टार्टिंग से अगर तैयारी करता है स्टूडेंट, ही विल ऑलवेज बी इन अ बेटर पोजीशन। मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी सर, ऑनेस्टली। मैंने फिफ्थ ईयर में चालू किया था, पेनल्टीमेट ईयर, 1 ईयर बिफोर क्लर्कशिप। आई वॉज ऑलरेडी वेरी लेट, एंड लास्ट 6 मंथ में मुझे बहुत प्रेशर आ गया था कि नहीं हो रहा है, पोर्शन याद नहीं हो रहा है। ये होता है। सो डोंट मेक टू एवरीवन, जो देने वाला है एफएमजी, डोंट मेक द मिस्टेक विच आई डिड, पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो सर एग्जाम है वो आपके 19 सब्जेक्ट्स, आपको आपकी राइट। कॉम्पिटेंसी चेक कर रहा है। तो ऐसे तो नहीं है कि वो 6 मंथ्स में ही आप पूरा याद कर लोगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपको पहले से आपने किया है तो काफी हेल्प होती है। मेरे सीनियर्स वगैरह ने भी बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। मेरे जो रूममेट थे उन्होंने भी पहले स्टार्ट किया था। ही ऑल्सो क्लियर्ड इज एफएमजी। मेरे सीनियर है वो, तो 1 साल पहले उनकी भी एफएमजी क्लियर हुई, ही इसको 216। अगर आप पहले से स्टार्ट कर देते हो तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। यू विल बी इन अ गुड पोजिशन, एंड योर चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग द एग्जाम बिकम, इट इंक्रीजेस। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट है, ठीक है, बट आप अपनी तैयारी भी ऐसे रखो कि इट मेक्स यू कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड ऑन अ डेली बेसिस आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करो, 150 to 200 मिनिमम डेली। What you stated is perfectly, I think, good. It's fundamental actually in nature, right? But यस सर। there is a voice from a lot of stakeholders, right? There's a voice from a lot of students. So I will not like you to get into the nature of questions particularly, but I would like you to discuss overall pattern of the examination and behavior of this examination, especially which was presented for this June 2025 students, which includes some video based questions also, जिसको लेके बच्चों में काफी anxiety है। पहली बार ऐसा है जो इतने questions introduce किए गए हैं video based questions, so there's a change in the pattern, right? You can see a change in the pattern. तो मैं उसके बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हाउ डू यू विजुअलाइज दिस सिचुएशन? जो चेंज इन पैटर्न हुआ है, क्या वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और क्या डिफिकल्टी लेवल आपके हिसाब से उसका था? I'll not dig very deep because of the non-disclosure agreement, but I'll just touch upon a few facts. एक लॉजिक की बात करूंगा। जो अटपटे से क्वेश्चंस बोलते हैं हम, या डिफिकल्ट बोलते हैं, या वीडियो बेस्ड बोलते हैं, वो क्वांटिटी में इतने ज्यादा नहीं रहते कि आप एग्जाम पास ही नहीं कर सकते। इट्स लाइक एक चोर है, आपके हाथ में कोई सामान है, वो लेके गया, तो उसके पीछे भागोगे कि ये वाले हाथ में जो सामान है उसको बचाओगे। इट्स लाइक दैट। जो छोटे प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, लेट देम गो। उस पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है इन्वेस्ट योर टाइम इन दोज क्वेश्चन जिसमें आपका स्ट्राइक रेट 100% हो सकता है।
That's what I have always practiced. That's what I have always believed in. I was a user of Prep Ladder, एंड प्रेप लैडर पे सर ऐसा ही था कि उसके जो क्वेश्चंस या टेस्ट्स रहते थे, यू विल नेवर हैव अ 100% स्ट्राइक रेट। जो बच्चा इंडिया में भी थियरी एग्जाम्स लिखता है उसे 100 on 100 नहीं आते। सो डोंट एम फॉर अ परफेक्ट स्कोर, एंड द क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट। देर इज सारे क्वेश्चन नहीं इजी आएंगे। तो rather देन इन्वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस जो नहीं होंगे आपसे, वो तो टॉपर भी नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा आप जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चंस पे आप 100% स्ट्राइक रेट लाने की ट्राई करो। बिकॉज क्या होता है ना, पहले 10 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो जो आते हुए उसमें पैनिक के चक्कर में आप वो भी गलत कर लेते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इफ एट ऑल यू एनकाउंटर सच अ सिचुएशन, स्किम थ्रू ऑल द 50 क्वेश्चंस फर्स्ट। जो आते हैं वो करो। उसके बाद जो जो आप सोच समझ के कर सकते हो, एलिमिनेट करके कर सकते हो, वो करो। और जो नहीं आते वो गेस करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बट आपने पहले ही 10 क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो नहीं आते हैं और उसी में टाइम वेस्ट कर दिया, तो आगे के क्वेश्चन में यू विल नेचुरली मेक मिस्टेक्स, क्योंकि टाइम फैक्टर भी तो होता है सर। सो एग्जामिनर को कैसा भी पेपर करना है सेट, हमें हमारी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि दिक्कत नहीं आए। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज क्वेश्चन जो आपको आते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ऐसे कोई भी सारे क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट आते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि आप कर सकते हो सॉल्व, और काफी क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपने सुने भी नहीं है। तो उसमें तो टाइम वेस्ट करके क्यों करना। दैट्स व्हाट माय लॉजिक वाज इवन ड्यूरिंग द एग्जाम। मैं से किसी को सामने बोलूंगा तो हंसेगा मेरे पे, बट दैट्स ऑल यू कैन डू। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू हैव, कि जो अपने हाथ में है और जो आपको आता है, ट्राई एंड परफेक्ट इट। एक डायलॉग भी है जो ब्रूसली का है कि आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ समवन हु नोज 1000 किक्स, बट आई एम स्केर्ड ऑफ दैट वन पर्सन हु हैज प्रैक्टिस दैट वन किक 1000 टाइम्स। सो ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पता रहना चाहिए, नहीं। जो कर रहे हो वो परफेक्ट रखो, एंड नोट्स रिवाइज करते रहो। एंड आपके जो एग्जाम का ही क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन झटपट ऐसे थे, सारे क्वेश्चन सर ऐसे तो होते नहीं है। ये जैसे करना है वो उन्हें सेट करने दो। आपका आपके हाथ में प्रिपरेशन करना है, तो आप ढंग से अपनी प्रिपरेशन करो और वो क्वेश्चंस को इग्नोर करो जो नहीं कर सकते हो। नहीं तो जो आते हैं 150 क्वेश्चन अगर आपको आने वाले हैं, राइट, उसको भी आप खराब कर बैठोगे इन दैट सिचुएशन। अगर आपको नहीं आ रहे तो उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे। सो दैट वाज माय टेक इवन ड्यूरिंग द एग्जाम। That's all I'll say, sir. I'll not discuss much about in depth about the questions. I cannot do that, but this is what I believe कि जितने आते हैं आप उतने कर लो। एंड इट इज वेरी मच डूएबल, कि ऐसा नहीं है कि नहीं होता नहीं होता। मुझे भी ऐसा लगता था व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट हो जाता है। कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड कीप मैनिफेस्टिंग कि हो जाएगा। कीप गिविंग ग्रैंड टेस्ट। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। कोई शॉर्टकट मत ढूंढो हर एक चीज का। मेरे से भी ये गलतियां हुई है कि मैं कोई कोई सब्जेक्ट्स में शॉर्टकट्स ढूंढता था। आई गोव्ड अप वेरी बैडली इन दो सब्जेक्ट्स इन द एग्जाम। तो शॉर्टकट्स मत ढूंढो। हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स है, उनके रिवीजन वीडियोस है, तो वो ढंग से देखो, उनके सारे नोट्स अच्छे से पढ़ो, एंड आई थिंक यू विल बी थ्रू कंफर्टेबली, अच्छा, आप निकल इसमें एक जाओगे। क्वेश्चन आता है, व्हेन यू स्टेटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कंसिस्टेंसी, व्हेन अ स्टूडेंट गो फॉर बाय मेडिकल एजुकेशन, especially in the foundation years, year 1, year 2, year 3, when it is mostly about learning the theory, right? बिकॉज अभी क्या है ना, ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है, एफएमजी कोचिंग कि हम अब्रॉड में आप पढ़ाई करने जाओ, वी विल गिव यू एफएमजी कोचिंग आल्सो। सो व्हाट इज योर टेक कि जो फर्स्ट थर्ड ईयर जो बच्चा पढ़ता है, आई थिंक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन टर्म्स ऑफ हिज प्रिपरेशन, वो किस तरह की होनी चाहिए, कितनी इन डेप्थ होनी चाहिए, किस तरह के नोट्स उसको बनाने चाहिए, right, irrespective of whatever is being taught by the faculty, because faculty is something which is very subjective, कहीं आपको कोई faculty अच्छी मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी, right? और इट इज प्योरली अबाउट योर एफएमजी के लास्ट 2 इयर्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी पढ़ाई की फाउंडेशन कैसी हो। सो फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव, एक बच्चे को कितना इंपॉर्टेंट है इनिशियल ईयर्स पे फोकस करना। मेरा पर्सपेक्टिव अगर आप सुनो तो मेरे से तो गलती हो गई थी कि मैंने स्टार्ट से एफएमजी डायरेक्टेड स्टडीज रखी नहीं थी। मैंने हेवायरली सिर्फ एग्जाम्स कॉलेज में पास होने के लिए पढ़ाई की थी ज्यादातर। बट फ्रैंकली बोलूँ ना, अगर प्रेप लैडर, जैसे मैंने प्रेप लैडर लिया था, अगर फर्स्ट ईयर से कंसिस्टेंटली पढ़ा होता तो कंसेप्ट्स और अच्छे होते। डेफिनेटली होते। बहुत फर्क पड़ता है कि हम कॉलेज के लिए एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो साथ में अगर मैं प्रेप लैडर या जो भी मेरे कोई भी कोचिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ ही वो स्टडी करता, तो बहुत फर्क पड़ता। क्योंकि आप जब उसके 6 साल बाद जब आप एफएमजी के लिए बैठने वाले रहते हो,
काफ़ी चीज़ें ऐसी है अपने ब्रेन में स्टोर्ड रहती है। कुछ भी फर्स्ट टाइम नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी थी, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये क्या है? ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, वो नहीं, बट अगर आपके वो सारी चीज़ें क्लियर है तो काफ़ी हे हेल्प होती है। जैसे 3 सब्जेक्ट्स है, पैथो, माइक्रो एंड फार्मा। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको आगे के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ी बहुत हेल्प भी होती है। आई एम नॉट सेइंग 100% मेडिसिन क्लियर होगा, कवर होगा, नहीं। बट काफ़ी हेल्प होती है। यू आर इन अ कंफर्टेबल पोज़ीशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं बस इतना बोलूँगा कि अगर इफ समवन एस्पायर्स टू गिव एफएमजी, स्टार्ट से पढ़ाई चालू करो कि मेरे से जो गलती हुई है वो मत करो कि लास्ट तक रुकेंगे, लास्ट 2 साल में उठ के नहीं, बहुत प्रेशर आ जाता है सर लास्ट मोमेंट पे कि फिर वो 6-5 महीने में आप पढ़ के पास हो भी जाओगे, देर इज नो प्रॉब्लम, बट बहुत प्रेशर आ जाता है सर लास्ट में, दैट्स और द फिर ओनली क्या है ना, प्रॉब्लम। आप अपनी जो वॉल्यूम ऑफ बुक्स जो होती है ना, वो आप वापस रेफर बैक नहीं कर सकते। आप फिर स्किमिंग कर रहे होगे, ऊपर-ऊपर से चीज़ें देख रहे होगे, बट जितनी इन डेप्थ स्टडी आप इनिशियल ईयर्स में कर सकते हो, उतनी इन डेप्थ स्टडी आप बार-बार रिपीट नहीं कर एग्जैक्टली पाओगे। एग्जैक्टली सर, एंड बहुत फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, एफएमजी तो ठीक है, हमारा मेन एम शुड बी नीट पीजी एंड नीट एसएस, नीट पीजी भी तीन ही आगे। तो अभी ये शायद निकल भी जाएंगे एफएमजी देके, बट नीट पीजी में क्या सर? मुझे अभी भी फोमो होता है कि भाई नीट पीजी कैसे दूंगा, मेरे को काफी चीजें नहीं आती है, मेरे रिवीजन साइकिल्स कम हुए थे। मार्क्स आए दैट्स अनदर थिंग, बट मेरे रिवीजन साइकिल्स कम हुई थी, मैं इतना रिवाइज नहीं कर पाया था जितना मुझे करना था। 4 रिवीजन साइकिल्स होनी चाहिए बट मुझसे नहीं हुई थी, आई कुड नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम, और मुझसे होता भी नहीं था रिवीजन इतना, क्योंकि प्रेशर इतना आ जाता है लास्ट लास्ट में कि नहीं होती पढ़ाई। सच बोल रहा हूँ कि इसीलिए इफ समवन हु बीन स्टडिंग पहले से, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, कि अगर पहले से किसी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो दैट्स ऑल आई विल से, कि फाउंडेशन ईयर्स में अगर आपने स्टार्ट कर दी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही चालू कर दी, तो काफी कंफर्टेबल हो नहीं, I completely agree. So, Akshay, I mean, I think let's make it a little more interesting. I'll ask some questions, kind of a little rapid fire question. You have to answer them with the very first thought which comes to your mind. One word that describes your MBBS journey. जाए। रोलर कोस्टर की तरह ही था सर, एकदम। कभी अच्छा लगता था, कभी पढ़ने का ही मन नहीं करता था, कभी आईपैड ही फेंक देने का मन करता था, क्या है यार नहीं हो रहा है मुझे। रोलर कोस्टर ही जैसा था सर, एकदम मिक्स ऑफ इमोशंस है। बट आई एम वेरी ग्लैड हो गया एंड घर पे हूँ मैं अभी। ऑब्वियसली फिलीपींस में था, मुझे बहुत याद आती है वो कंट्री की। इफ आई एवर गेट अ चांस वापस विजिट भी करना चाहूँ, बट आई हैड अ वेरी नाइस टाइम देयर। बहुत मेरे लाइफ के बेस्ट Which is the toughest subject and which is the most boring subject? ईयर। सर आई से द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी, सर मैंने जो सबसे रो रो के जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो था फोरेंसिक साइंस और ऑर्थोपेडिक्स। मुझसे ये दो सब्जेक्ट होते ही नहीं थे, बहुत दिमाग खराब हो गया था। टू सम एक्सटेंट इवन ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड ये मुझसे वो मेरे को बहुत टाइम लगता था ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्योंकि मेरे बिल्कुल कंसेप्ट्स नहीं थे ये सब्जेक्ट्स में, स्पेसिफिकली ऑफ्थेल्मोलॉजी। हाँ कितनी छोटी सी है लेकिन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, क्या बोलूं सर आपको। एंड Most boring? Most boring subject? अच्छे से आप पीएसएम पढ़ सकते हो, ओबीजीवाइन अगर अच्छे से किया है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट्स में, दे आर वेरी गुड सब्जेक्ट्स। एंड भले क्लिनिकल रहेंगे, घुमा फिरा के वो पूछेंगे, बट इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस। यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। पीएसएम स्पेसिफिकली इज गुड, आप कर सकते हो अच्छे से सब्जेक्ट, लोग निग्लेक्ट करते हैं बट इट इज अ वेरी नाइस सब्जेक्ट। And तो what is your dream specialization? आई हैवंट डिसाइडेड सर, हमारे इंडिया में तो ऐसा है जिधर मिल जाए उधर चले जाएंगे। But still, I mean, being you want to be into surgery or you want to be into more into the physician side? Preferably a surgical branch. Firstly, a clinical branch, not a paraclinical or a preclinical branch, a clinical branch. And if I ever get a surgical में जाने की इच्छा, let's see, I haven't decided. क्योंकि 19 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद काफी सब्जेक्ट ऐसे भी है जो मुझे नाम से पसंद नहीं थे, बट पढ़ने के बाद अच्छा लगा। ऑफ्थेल्मोलॉजी को मैं बहुत गालियां देता था, बट पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे कि अच्छा सब्जेक्ट है। आई आई रियली रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं ढंग से पढ़ा वो सब्जेक्ट, बट जब एफएमजी के बहाने पढ़ा तो अच्छा लगा कि नो, दिस इज अ वेरी नाइस सब्जेक्ट। ऐसा है तो वो जो आप जो बोल रहे हो स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन, ऐसा आई डोंट नो होता है नहीं होता, बट जो रैंक आएगा जो सीट मिलेगी ले लेंगे। तो और टाइम वेस्ट नहीं करना।
नहीं, बिल्कुल। I mean, I think that's the most practical approach. You should not stick up to the things, I think. You should be flexible in your, preferences, and you should always have some backup options. Preference 1, preference 2, preference 3. Yes, sir. So finally, Akshat, I think this brings us to the end of our interaction. Though मन तो कर रहा है कि हम काफी और चीजों पे बात करें. मैंने सोचा भी था मैं बहुत सारे और सवाल पूछूंगा, but time is a constraint. No So problem. before we part for this session, give me one very practical advice, right? जो आप अपनी जर्नी से सीखे और एक सक्सेस जर्नी के साइकिल को सीखे, यू वुड लाइक टू गिव स्पेशली फॉर द फॉरेन मेडिकल एस्पिरेंट्स जो जाना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं और जिनको एक एफएमजी का भूत नजर आता है डे इन एंड डे आउट, वो बताओ कि वो सही में इतना बड़ा भूत है या उस भूत को कैसे या उस भूत कैसे उस घोस्ट हंटिंग की जाए. सबसे पहले तो मैं तो सबको बोलूंगा डॉक्टर ही मत बनो. मतलब मत बनो कंडीशनली अगर उस लेवल तक स्लॉग और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग साइकिल. बीइंग अ या डॉक्टर इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड प्रोफेशन. यस सर. मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि भाई श्योर है ना तू. तभी मैं तो 19 साल का था, 24 साल का हूँ. पढ़ना पड़ेगा ऐसा लगा नहीं था. ऐसे सब 15-15, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा कभी सोचा भी नहीं था मैंने मैं इतना कर भी पाऊंगा. मैंने नीट यूजी में भी इतनी तैयारी नहीं की थी. आई एग्री. तो आई विल जस्ट से टू ऑल द एस्पिरेंट्स, पढ़ाई स्टार्ट कर दो एंड बी कंसिस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल से टू एवरीवन इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. एग्जाम वगैरह तो ठीक है, बट अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम क्लियर नहीं होगी तो आप अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे. बट अगर हेल्थ खराब हो गई ना, इट वोंट कम बैक. तो दैट इज समथिंग विच आई विल से टू एवरीवन. इतना ऐसे मत पागल हो जाना एग्जाम के पीछे कि तबीयत खराब कर बैठोगे. क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि तबीयत डाउन हो जाती है एंड इट्स नॉट वर्थ ऑल्सो कि मैं आज स्ट्रेस लेके शायद डॉक्टर बन भी जाऊं. 40-45 ईयर्स में कुछ मुझे आड़ा टेढ़ा हो जाए, मेरी पूरी प्रैक्टिस का ये हो जाए. वेरी दैट इज राइट, वेरी समथिंग. एंड आई हैव अ वेरी लॉन्ग जर्नी अहेड. ये तो सिर्फ एक एफएमजी इज जस्ट अ थिंग टू एंटर इनटू द सिस्टम. मैं तो जस्ट एंटर हुआ हूँ अभी सिस्टम में. देयर इज अ लॉन्ग जर्नी. टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड आप जो एफएमजी की बात कर रहे हो, बी कंसिस्टेंट. आप अच्छे से पढ़ाई करो. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा नहीं होगा या बहुत है. मुझे भी ऐसा लगता था. बिलीव मी व्हेन आई से इट, मेरे सारे फ्रेंड्स निकले. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर थ्रू. अगर आप पीछे भी हो तो इट्स ओके. यू स्टार्ट कवरिंग एज मच एज यू कैन. बट वन टेक होम मैसेज शुड बी सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज गाइस. जो नीट मेरे से वो गलती नीट यूजी में भी हुई थी. मैंने इतने एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए थे. दैट्स व्हाई गोफ्ड अप. क्योंकि व्हेन यू सॉल्व एमसीक्यूज, योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. आपको एक चीज समझती है कि क्या होने वाला है, कैसे टाइप ऑफ चीजें आती है. आपको एटलीस्ट एक आइडिया आता है. नथिंग कैन मिमिक द एग्जाम. इट इज अनप्रेडिक्टेबल. आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. राइट. बट ब्रेन को एक प्रैक्टिस रहती है कि ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है. एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस समझ पाता है ब्रेन. तो कीप रिवाइजिंग योर कंटेंट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी कंसिस्टेंट एंड आई थिंक all of you will be through. For everyone who has been listening to this conversation, and let me again before concluding say I had such a beautiful session with Dr. Akshat. So yes, thank you Dr. Akshat, and I wish you a lovely journey. And Thank you so much. I wish आप आगे जाएं, आप जहां भी move करें, you have a meaningful value creation in whatever fields you are moving into. Thank you so much, sir. It really means a lot. Thank you so much. Thank you again, Dr. Akshat. Thank you very much for this beautiful session.